जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अलीनगर की संधि जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध पर चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं कि अलीनगर की संधि कैसे हुई थी और प्लासी के युद्ध के और बक्सर के युद्ध के क्या कारण थे। थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालते हैं। दरअसल क्या हुआ था कि अलीनगर की जो संधि हुई थी वो प्लासी के युद्ध से पहले हुई थी। मतलब कि ये 1757 की बात है, जब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बंगाल का जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, बंगाल का नवाब जय हिंद दोस्तों, एसएससी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अलीनगर की संधि जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच की गई थी, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध पर चर्चा करेंगे। हम बता देते हैं पहले आपको अलीनगर की संधि के बारे में थोड़ा सा। अलीनगर की जो संधि थी वो प्लासी के युद्ध से पहले हुई थी। और क्यों हुई थी इस बात में हम बताते हैं आपको कि अलीनगर की जो संधि थी वो प्लासी के युद्ध से पहले हुई थी। जय हिंद दोस्तों, एसएससी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अलीनगर की संधि जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है अलीनगर की संधि। देखिए, अलीनगर की जो संधि थी वो प्लासी के युद्ध से पहले हुई थी। और किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, फरवरी 1757 को। और इसका प्रतिनिधित्व जो कि किया था वो क्लाइव तथा वाटसन ने किया था। और क्यों किया था कि जब अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर जो अधिकार कर लिया था, ये संधि की गई थी। अब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के बीच में कुछ शर्तें रखी थी और शर्तों पर जो है सिराजुद्दौला सहमत हो गया था। और शर्तें क्या रखी थी? इसने कहा कि एक तो भविष्य में दोनों पक्ष जो है शांति बनाए रखेंगे, एक बात तो ये कही इसने। दूसरा कहा कि जो बादशाह का फरमान था, बादशाह के फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापार करने की सुविधा दी जाएंगी। ठीक है। और दूसरा ये होगा, जो अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए जो कदम उठाए थे, उस कदम में जो क्षति पहुंची थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका जो हर्जाना देगी वो बादशाह देगा। ठीक है। दूसरा, कलकत्ता में सिक्के ढालने का भी अधिकार इसने ले लिया। और अलीनगर के संधि के बाद जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो क्लाइव था ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, उसने चंद्रनगर पर भी आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था। और यहाँ से फिर और जो है स्थिति विकट हुई और यहाँ से ही जो है प्लासी का युद्ध आरंभ हुआ था। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट है हमारा, वह है कि अलीनगर की संधि प्लासी के युद्ध से पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757
ईस्वी को हुई, ईस्वी को हुई। दूसरा पॉइंट है कि इसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व, इसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व क्लाइव तथा वाटसन ने किया था। थर्ड पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद, अधिकार कर लेने के बाद यह संधि की गई थी। फोर्थ पॉइंट है इस संधि के द्वारा अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच कुछ शर्तों पर सहमति की गई थी। अब ये शर्तें क्या थी इस पे बात करते हैं। पहली जो शर्त थी वो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार व्यापार की सुविधाएं फिर से दे दी गई। व्यापार की सुविधाएं फिर से दे दी गई। सेकंड पॉइंट था कि कलकत्ता पर अधिकार करने में अंग्रेजों को जो क्षति पहुंची या जो क्षति हुई उसका हर्जाना नवाब को देना पड़ा। थर्ड पॉइंट था कि दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। फोर्थ पॉइंट था कि अंग्रेजों को
कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया। पांचवा पॉइंट था कि अलीनगर की संधि के बाद क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया। अब आती है इसके बाद यहाँ से जो शुरू होती है वो प्लासी के युद्ध की कहानी शुरू हो जाती है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, यह टॉपिक है हमारा, प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध, ये हमारा टॉपिक है। इसका पहला पॉइंट है कि 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब तथा बंगाल के नवाब, कौन था बंगाल का नवाब? सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना के बीच हुआ। सेकंड पॉइंट है, सिराजुद्दौला की सेना की संख्या पचास 50,000 थी तथा अंग्रेजी सेना की संख्या 3200 थी। अब इतनी कम जनसंख्या होने के सेना की संख्या कम होने के बावजूद भी सिराजुद्दौला क्या हुआ, युद्ध को हार गया, प्लासी के युद्ध को हार गया। क्यों हार गया? अब इसके पीछे एक रीज़न था कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि घर का बेदी लंका ढाई। तो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफ़र, वे षड्यंत्र का एक हिस्सा बन गए थे। जो षड्यंत्र किसने रचा था? अंग्रेजों ने रचा था। अब उसका हिस्सा जब बने तो उन्हें लालच दिया गया। अब लालच में जो है क्या किया इन्होंने, अपनी सेना को उस युद्ध में भाग नहीं लेने दिया, यानी कि एक सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा ने इसके प्लासी के युद्ध में भाग नहीं लिया। जब इस बात का पता सिराजुद्दौला को पता लगा कि उसके सेना नायक मीर जाफ़र तथा दुर्लभ राय ने उसके साथ विश्वासघात किया है, तो वो युद्ध छोड़कर भाग गया और मुर्शिदाबाद पहुंच गया। फिर उसने वहाँ अपनी पत्नी को लेकर कहाँ पहुंचा? पटना पहुंच गया। ठीक है, चलिए इसे भी लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, सिराजुद्दौला के सेनापति
सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सेना के एक बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग नहीं लिया। युद्ध में भाग नहीं लिया। जब सिराजुद्दौला को इस बात का पता चला कि उसके बड़े बड़े सेना नायक कौन, मीर जाफर था, दुर्लभ राय, मीर जाफर तथा दुर्लभ राय उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो सिराजुद्दौला अपनी जान बचाकर युद्ध से भाग गया। युद्ध से भाग गया और मुर्शिदाबाद पहुंच गया। और फिर वहाँ से अपनी पत्नी के साथ पटना पहुँच गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ समय बाद मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और इस प्रकार अंग्रेजों का षड्यंत्र सफल रहा। अब यहाँ पे प्लासी का युद्ध भी खत्म हो गया। अब हम बात पर करते हैं कि मीर जाफर, मीर कासिम तथा अंग्रेजों के बीच क्या संबंध रहे थे, हम उस पर बात पर करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है अभी यहाँ पे जो बात करते हैं, हम करते हैं मीर जाफ़र की, कि भाई मीर जाफ़र एवं मीर कासिम था अंग्रेज के बीच क्या संबंध रहे। मीर जाफ़र
मीर कासिम और अंग्रेज। तो हमारे जो इस टॉपिक पे बात करते हैं, तो इसमें पहला टॉपिक है हम मीर जाफ़र का लेंगे। मीर जाफ़र, इसमें पहला पॉइंट है कि मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। जब सिराजुद्दौला ने हत्या कर दी है ना मीर जाफ़र के पुत्र ने, तो मीर जाफ़र जो है वहाँ का नवाब बन गया। मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। दूसरा पॉइंट है, क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई से पहले, क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई से पहले ही मीर जाफ़र के साथ कुछ शर्तें रखी थी। मीर जाफ़र के साथ यह शर्त रखी थी कि वह बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाएगा। बना देगा। नेक्स्ट है, यह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार था। नेक्स्ट पॉइंट है, मीर जाफ़र ने कंपनी के प्रति अपनी कृतज्ञता के रूप में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। फिफ्थ पॉइंट है, कलकत्ता के पास चौबीस परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को मिल गई। और मीर जाफ़र को अब अपने अंग्रेज मित्रों के द्वारा
किए गए समर्थन के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ी। गए समर्थन के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ी। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को नजराने और हर्जाने के रूप में लगभग 1,75,000 रुपये 1,75,000 रुपये अदा किए। मीर जाफ़र जैसे ही सत्ताहीन हुआ, उसने तुरंत बहुत सारी सत्तासीन हुआ। मीर जाफ़र जैसे ही सत्तासीन हुआ, उसने तुरंत बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली समस्या क्या रही इसकी? मिदानपुर के राजा राम सिन्हा तथा पूर्णिया के अली खां जैसे जमींदार जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। शासक मानने से इनकार कर दिया। सेकंड पॉइंट है कि मीर जाफ़र को अपने कुछ अधिकारियों
विशेषकर दुर्लभ राय की वफादारी पर संदेह था। उसे विश्वास था कि दुर्लभ राय ने जमींदारों को उसके खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाया था। लेकिन दुर्लभ राय क्लाइव की शरण में था। इसीलिए मीर जाफ़र उसे छू भी न सका। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट है कि मुगल बादशाह का पुत्र जो बाद में शाह आलम के नाम से जाना गया, ने बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया। फोर्थ पॉइंट है अंग्रेजी कंपनी का मानना था कि मीर जाफ़र डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है
इसी बीच मीर जाफर के पुत्र की, इनके नाम था मीरान, पुत्र की मीरान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर फिर एक विवाद पैदा हो गया। मीरान के पुत्र और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के बीच नवाब बनने के लिए संघर्ष हुआ। और कलकत्ता के नए गवर्नर वांसीटाट ने मीर कासिम का पक्ष लिया। क्योंकि मीर कासिम ने वांसीटाट से एक गुप्त समझौता किया था। कि वह कंपनी को धन अदा करेगा। अगर वह बंगाल का नवाब बनाने के लिए उसका समर्थन करे। अब यहाँ बात ख़त्म हो गई कि भाई जो वांसीटाट था वो गवर्नर जनरल था, इससे उसने पैसे देने की बात कर दी और कहा कि भाई अगर तुम मेरा समर्थन करे कि बंगाल का नवाब मीर कासिम बने तो मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगा। तो इस बात की हाँ भी हुई और मीर कासिम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। मीर कासिम इसमें पहला पॉइंट है कि मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में मीर कासिम
अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था। तथा अंग्रेजों की चाल भली भांति समझता था। इसलिए सत्ता प्राप्त करने के बाद कासिम ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला था, अपनी पसंद के उत्तराधिकारी के साथ उसने अपने पसंद के उत्तराधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया। और दूसरा था, सेना के कौशल तथा क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें भी सुधार किए। ये दो उसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। मीर कासिम का जो दूसरा पॉइंट आता है कि कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी को बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। थर्ड पॉइंट है कि उसने व्यापार में कंपनी द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध
अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाने शुरू किए। तथा उसने शाही फरमान के व्यक्तिक उपयोग पर कड़ी आपत्ति की। फोर्थ पॉइंट है इसका 1762 ईस्वी में 1762 ईस्वी के अंत में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि वांसीटाट ने मीर कासिम से संधि की। इसमें अंग्रेज़ों से ली जाने वाली चुंगी 9% रखी गई, लेकिन कलकत्ता की काउंसिल ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्योंकि वे मुक्त व्यापार को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। फिफ्थ पॉइंट है इसका कि मीर कासिम को जब यह पता चला तो उसने भारतीय व्यापारियों के लिए भी मुक्त व्यापार की आज्ञा दे दी। और जब इसने मुक्त व्यापार की आज्ञा दे दी तो इन्हें लगा अंग्रेज़ों को कि भाई ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है, इसका तो बदला लेना चाहिए, तो इस वजह से सभी रुष्ट हो गए थे। 6 पॉइंट है 9 जुलाई 1763 को वर्धमान के निकट कहवा में 2 अगस्त 1763
63 को मुर्शिदाबाद के ज़िले गिरिया में तथा 4-5 सितंबर 1763 को राजकमल के निकट उदोलना में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद मीर कासिम मुंगेर की तरफ भागा। और फिर पटना की ओर। सातवां पॉइंट है मीर कासिम अंग्रेजों से बंगाल को हासिल करने के विचार से अवध की ओर भागा और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि की और यहीं से ही बक्सर के युद्ध की शुरुआत होती है। अब 1774 में बक्सर का युद्ध, नया टॉपिक है हमारा बक्सर का युद्ध। इसमें पहला पॉइंट है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में युद्ध हुआ। यह युद्ध प्लासी के जैसा नहीं था, बल्कि इस युद्ध में सभी ने अपनी अपनी
पूरी क्षमता के साथ यह युद्ध लड़ा। दूसरा पॉइंट है, इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपने रणकौशल का परिचय दिया। थर्ड है, वांडीवास में ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को करारी मात दे दी थी। फोर्थ पॉइंट है कि मीर कासिम का संग बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध में उत्तर भारत की प्रत्येक संभावनाओं को अंग्रेजों ने कुचल दिया। और मुगल शक्ति की बची हुई इज्जत भी धूल में मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट है, युद्ध के बाद युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर लौटा। उसने बक्सर युद्ध के समझौते के मसौदे तैयार किए। मुगल शहंशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली।
नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइव के आने से पहले मीर जाफ़र की मृत्यु हो चुकी थी। कब हुई? फरवरी 1765 ईस्वी में। और उसके बेटे नजीमुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बिठाकर संधि कर ली। उसके बेटे नजीमुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बिठाकर संधि कर ली। नवाब की सेना भंग कर दी गई। और बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया गया। जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी। मोहम्मद रजा खां बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार था। इस तरह से बक्सर का युद्ध भी समाप्त हुआ और बक्सर का युद्ध भी हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक करने से ज़्यादा मिलता है। कृपया करके लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम अगली वीडियो को लाएं। कोई कमी है तो ज़रूर बताएं ताकि हम उस वीडियो में सुधार कर सकें। हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। आशा करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।